कि जंक फूड जो है वो फीमेल इनफर्टिलिटी में कुछ किरदार अदा करती है। और आजकल तो फूड व्लॉगिंग ये वो जो पीसीओएस का पेशेंट है मैच्योर फॉलिकल्स बन ही नहीं पाते। औलाद से नवाजे, तो जिनको नहीं हो रहा होता वो इस तरह के प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो नॉर्मली लोग, अब ये वो बंदे हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कुछ खामियां ये आ जाती हैं कि जी ये मिसप्लेस हो जाती है। बिल्कुल नहीं, बीपी को प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते। ये दाइयों वाला एलिमेंट हमारे पाकिस्तान से ख़त्म क्यों नहीं हो सकता? मैं अभी आपकी कर देती हूँ मालिश, बच्चा कर देती हूँ सीधा, तो ये आपका जनाब हो जाएगी नॉर्मल डिलीवरी। मैंने कई घरों में लड़ाइयाँ देखी हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ से लड़ता है कि तुमने आज ये खा लिया जिसकी वजह से बच्चा बीमार हो। खुद ही से ही स्टार्ट करनी चाहिए फॉलिक एसिड या ऐसी कोई भी प्रोडक्ट विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। कमर में कभी टीका ना लगवाना, तो आपको सारी उम्र जो कमर का दर्द जाएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस जो फीमेल्स समटाइम लेती हैं, दैट विल ऑल्सो लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। इसमें कोई म्यूटेशन वगैरह हो सकती है। डिलीवरी के बाद 40 दिन जो खातून को आइसोलेट किया जाता है, ये ठीक है? और सबसे बड़ी बात, इस पीरियड्स में कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन है जी घुट्टी। अब इसके बारे में ना काफ़ी सारे मिथ्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मदीन टॉक्स में खुशामदीद। आज का शो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं। ये छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नहीं है। ये शादीशुदा अफराद के लिए है या उन ख़वातीन के लिए है जिनको एक्चुअली गायनी के इश्यूज़ हो सकते हैं। ये तो आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, शी इज़ डॉक्टर शहला लतीफ़, वेरी प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी, और इनकी जो स्पेशलिटी है वह गायनिकोलॉजी है, और उसके साथ साथ ये इनफर्टिलिटी में भी स्पेशलिटी रखती हैं। हम इनके साथ कुछ मेन क्वेश्चंस करेंगे हमारे पब्लिक नॉर्म्स को लेकर, जो हमारे माशरे में बहुत सी ख़वातीन होती हैं, ख़ास तौर पे सेल्फ मेडिकेशन। इसके ऊपर तो एक लंबी डिबेट होने वाली है, तो इसकी बात को शुरू करते हैं। आए हमारे गेस्ट के साथ हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं आप? अल्लाह का अच्छा मैम, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज़ इसको शॉर्ट सा और जल्द इसका स्ट्रेट जवाब दीजिएगा कि जंक फूड जो है वो फीमेल इनफर्टिलिटी में कुछ किरदार अदा करती है? जी बिल्कुल, जंक फूड इनफैक्ट जो है ना वो एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करता है। जाहिर है इसमें कॉम्प्लेक्स आपके पास फैट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, तो वो फर्दर लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट गेन, और वेट गेन जो है ना वो फर्दर इनफर्टिलिटी और पीसीओज और ये सारी साइकिल, विशियस सर्कल एक स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि मेन ये आपके नज़दीक जो है वो जंक फूड वो वेट गेन करवाने की तरफ ज़्यादा है, बिल्कुल, और उसके बाद ये सारा साइकिल शुरू होता है। और आजकल तो फूड व्लॉगिंग ये वो इसकी ये तो बात ही खाने पीने की करते हैं ना, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये इनफर्टिलिटी इस वजह से भी ज़्यादा हो रही है। सेकेंडली मैम, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये तो है क्या? छोटा सा इसका जवाब दीजिएगा, और उसके बाद बताइएगा कि ये क्यों हमारे माशरे में इतना ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहा है, और उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बेसिकली इसकी प्रेवलेंस पाकिस्तान में 6 to 18% है, और उसमें से भी 70% ऐसे पेशेंट्स हैं जो अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है, जो एंडोक्राइन प्रॉब्लम है हमारा ना। तो इसमें होता ये है कि औरतों में आपका जो सारा सिस्टम है वो हार्मोन्स हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस लेके चल रहा होता है। तो पीसीओज में ये आपका सारा ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें एनवायरमेंटल हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, डायबिटिक पेशेंट है, ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस करवाएंगी तो उससे रिजल्ट क्या होता है कि आपकी ओवरीज, अंडेदानियाँ जो कि मेच्योर फॉलिकल प्रोड्यूस करती हैं, जिससे आगे आपका सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, फर्टिलिटी चलती है। ऐसे पेशेंट्स में जो पीसीओएस का पेशेंट है मेच्योर फॉलिकल्स बन ही नहीं पाते। इनमें मल्टीपल आपके पास 8 to 12 स्मॉल फॉलिकल्स होंगे, जिन्हें उर्फे आम में कहा जाता है कि जी ये आपकी सिस्ट हैं, जो कि पानी वाली थैलियां बन गई है। पेशेंट को समझाने बेसिकली वो थैलियां नहीं होती, वो इमेच्योर एग्स होते हैं। ओके मैम, इसके आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में बस थोड़ा सा बताइएगा कि ये सेफ़ है? लोग जो है नॉर्मली उनको बेबी अल्लाह सबको औलाद से नवाजे, तो जिनको नहीं हो रहा होता वो इस तरह के प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। क्या ये प्रोसीजर सेफ़ है, पहली बात? और सेकेंडली एक्सपेंसिव है या इनएक्सपेंसिव, कि करवाना चाहिए या नहीं?
नहीं, आईवीएफ टोटली सेफ प्रोसीजर है और बड़े अरसे से ये प्रोसीजर यूज हो रहा है एज एआरटी, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में। अब जो पेशेंट आपके पास नेचुरली कंसीव नहीं कर रहा और आपके पास आ रहा है, आप उसे मेडिकली कंसीव करा रहे हैं, फिर भी पेशेंट कंसीव नहीं कर रहा ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स, फीमेल की ट्यूब्स ब्लॉक है, मेल का सीवियर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स को ऑब्वियसली एआरटी की तरफ जाना पड़ता है। एआरटी में आपके पास आईयूआई भी है, आईवीएफ भी है, ठीक है। तो आईवीएफ टोटली सेफ प्रोसीजर है जिसमें बाहर ही मेल और फीमेल के एग्स तैयार किए जाते हैं, मेल का स्पर्म तैयार किया जाता है, उसमें से एम्ब्रियो अच्छे वाला लेके तो वो फीमेल में इम्प्लांट किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको वर्ड यूज करते हैं उसके लिए यूज करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी इसमें ये आईवीएफ सेफ है, टोटली सेफ प्रोसीजर। और कॉस्ट वाइज भी अगर हम देखें तो किसी ज़माने में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। नाउ अ डेज आई थिंक इट्स कॉस्ट ऑफ, ऑब्वियसली एआरटी इज एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, लेकिन पाकिस्तान में निस्बतन ये फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव है। लाइक 6 to 7 लाख में आजकल एआरटी हो रहा है। ओके, तो सही हाँ, पेशेंट के लिए फिर भी एक ब्लेसिंग है कि चलें, उन्हें होपलेस पेशेंट्स के लिए कोई होप है। राइट मैम, इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो नॉर्मली लोग, अब ये वो बंदे हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कुछ खामियां ये आ जाती हैं कि जी ये मिसप्लेस हो जाती हैं। और क्या ये सेफ़ है, मिसप्लेस हो जाती है? क्योंकि मेरे पास कुछ पेशेंट्स यहाँ पे हमने रिपोर्ट किए थे, वो जनाब परफोरेशन हो चुकी थी गट में। तो ये सेफ है या नहीं सेफ? देखिए, हर चीज़ के एडवांटेजेस भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में आते हैं, लाइक ये लॉन्ग एक्टिंग भी हैं और ये रिवर्स भी हो जाते हैं। अब आईयूडीज़ हैं, बेसिकली इनकी एफिकेसी 5 to 10 ईयर्स तक रहती है। लाइक यू कैन यूज़ दैम फॉर 5 to 10 ईयर्स अगर किसी ने लंबी कॉन्ट्रासेप्शन करनी है। एफिकेसी वाइज देखें तो इसकी एफिकेसी 99% है आउट ऑफ 100। तो इसमें हमारे पास नॉन हार्मोन कंटेनिंग भी हैं जिसमें कॉपर टी और मल्टी लोड आ जाता है, और हार्मोन कंटेनिंग भी हैं जो ज़रा एक्सपेंसिव हैं जिसमें मायरीना वगैरह आ जाती है। ओके मैम, हम इनफर्टिलिटी को हमने होपफुली कवर कर लिया होगा। सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि प्री टर्म के बारे में, कुछ ऐसे बंदे जैसे प्री टर्म में थे, गेस्टेशन अभी चल रहा है उनका पीरियड, तो उस दौरान बीपी हाई हो गया, उन्होंने घर पे किसी ने कह दिया जी यार नॉर्वेसिक खा ला है, किसी ने कहा जी यार खा ला है, तो वो खा के तो वो गुजारा कर लेते हैं। तो बीपी को लाइट लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बीपी को प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि बेसिकली इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बोथ फॉर द मदर एंड द फिटस। तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है, जानलेवा इसे बीमारी को कहना चाहिए। हाँ, अगर आप इसे कंट्रोल कर लेते हो तो ठीक है। तो आप प्री क्लैम्शिया में देखें, अगर किसी का बीपी 140, ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक 90, 4 घंटे या 6 घंटे बाद वो रिपीट करे और फिर भी इतना ही है, और 20 वीक अबव प्रेगनेंसी है उसकी, और साथ में अगर वो अपने टेस्ट कराती है और यूरिन में प्रोटीन यूरिया आ रहा है, या फिर उसके जो है ना वो LFTs, लीवर फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब है, या बच्चे का अल्ट्रासाउंड पे पानी कम आ रहा है, या उसकी ग्रोथ कम आ रही है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसे प्री क्लैम्शिया का मर्ज है। अब प्री क्लैम्शिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी दोनों ही बहुत हाई है। इट हैज लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जो कि हमें शायद कवर करते करते भी 2 घंटे लग जाएंगे। तो कोशिश यही करना चाहिए कि घर पे अगर आपको बीपी हल्का सा शूट हुआ है, सर दर्द हुआ है, तो प्लीज कंसल्ट योर कंसल्टेंट, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। इसमें पेशेंट को डेंजरस साइन अगर हम गाइड कर दें ना आम पब्लिक को, तो वो बहुत जरूरी है। लाइक एक तो ये कि अगर तो आपका बीपी डायग्नोज हो गया है कि ज्यादा है, तो आप अपना रेगुलर बीपी चेकअप कराओ, आप सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करो किसी हद तक, आप अपनी फैट इनटेक थोड़ा कम करो, वेट अपना कम करो, प्लस आपको अगर लगे आपको हेडेक हो रही है, सर दर्द है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, या आपको स्टमक में पेन हो रही है, तो आप फौरन अपने करीबी किसी भी अच्छे डॉक्टर को चेक कराएं, हॉस्पिटल चली जाएं, बजाय इसके कि आप घर बैठ के होम रेमेडीज करें। क्योंकि एंड अप फिर आपका ये होगा फिट्स में, क्लैम्शिया में। तो उस कंडीशन में आने से पहले ही अगर आप डेंजरस साइन पेशेंट को गाइड कर दो कि ये आपके अगर साइंस आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप फौरन से अपने डॉक्टर से रिजू। जी डॉक्टर साहबा, अब हमारे पास एक आगे क्वेश्चन आता है जो कि हमारे माशरे में ना पेशेंट सबसे पहले जिनके पास जाता है ना, ख़ास तौर पे फीमेल पेशेंट, वो जाता है दाइयाँ, जो ऐसी मोहल्ले में कुछ ख़वातीन होती हैं जिनके साथ ये लेबल किया होता है कि जी ये पेशेंट्स को डील करती हैं गायनी के। तो पहले मुझे बताएं कि उनका रोल क्या, वो ठीक काम कर रही हैं कि नहीं ठीक काम कर रही, पहले तो हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद अब मुझे बताइएगा कि भाई उनके काम के लिए कुछ हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, आई टॉक टू यू अबाउट इट लेटर,
बट अभी सिर्फ इतना बताएं कि ये दाइयों वाला एलिमेंट हमारे पाकिस्तान से ख़त्म क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, इसमें दिल भाई ये है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें दाइयाँ हमारे पास रहेंगी ही रहेंगी। और क्योंकि हमारा बहुत से आपके सामने है पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में है, जहाँ पे बहुत सी तो ऐसी जगह हैं जहाँ आई थिंक एक्सेस भी नहीं है हॉस्पिटल्स तक, और अगर है भी तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने होम इन्वायरमेंट में अपनी प्राइवेसी में रहना ना। तो उन लोगों को आई थिंक दाई कल्चर सूट भी कर जाता है टू सम एक्सटेंट, और दाइयाँ अगर चाहें तो वो बहुत एज सपोर्टिव करेक्टर प्ले कर सकती हैं सोसाइटी में, हेल्थ केयर सेक्टर में, अगर वो इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर्स काम करें। ठीक है, अब दाइयाँ हम अगर देखें तो वो हैं लाइक दे आर अनट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो अपने एक्सपीरियंस से और फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है जी, एक के बाद दूसरी बेटी बन गई और फिर, और उनके अपनी रूट्स होती हैं उस जगह पे और लोग उनके पास जाना भी पसंद करते हैं। तो मैं दाइयों को बुरा नहीं कहती, ऑब्वियसली दे आर आल्सो डूइंग द सेम एज वी आर डूइंग फॉर द पेशेंट्स। तो पेशेंट वेलफेयर के लिए अगर वो काम करें तो वो बहुत अच्छा करैक्टर है हमारे लिए, लेकिन उसमें ये है कि हमने दाइयों को सिखाना ये है कि वो किस जगह पे उन्होंने स्टॉप कर देना है। लाइक एक पेशेंट है, उन्हें पता चल गया है जी इसका बीपी ज़्यादा है, इससे शुगर है, तो उसने उस पेशेंट को वहीं पे हमारे पास रेफर कर देना है हॉस्पिटल में, खुद ट्राइयां नहीं मारनी। बिल्कुल नहीं। लाइक हाई, एक देखें प्रेगनेंसी होती है लो रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब जो लो रिस्क प्रेगनेंसी है बेसिकली दाइयाँ उसे तो हैंडल कर सकती हैं बट नॉट द हाई रिस्क। मसला कहाँ पे आता है, जब हमारे यहाँ दाइयाँ हर तरह की प्रेगनेंसी को जाने बगैर उसमें इंटरवीन करती हैं और पेशेंट को ख़राब शराब करके फिर हमारे पास एंड स्टेज पे रेफ़र करती हैं, जबकि उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो अगर हम दाइयों को इस हद तक थोड़ा ट्रेंड कर दें और वो कोऑपरेट भी करें हेल्थ सेक्टर के साथ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस और फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि उन्हें डेंजरस साइन बता दिए जाएं कि आपको लग रहा है पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, पेशेंट की आवल नीचे है, उसकी आवल फटने के साइंस आ रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ कम है, कोई पानी कम है, बीपी है, शुगर है, तो आप ऐसे पेशेंट को फौरन अपने करीबी कोई भी हेल्थ सेंटर है वहाँ डॉक्टर के पास लेके जाएं। और अगर एक लो रिस्क पेशेंट है तो दाइयाँ घर में बहुत अच्छी डिलीवरीज भी करा सकती हैं। मैम आपके इसका फायदा दिल भाई, सॉरी मैं काट रही हूँ, ये होगा कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे बर्डन कम हो जाता है। मैम आर यू सजेस्टिंग कि हमारे पास अभी इतने डॉक्टर्स हैं ही नहीं जितने पेशेंट्स हैं, और हम अपनी आवाम को संभालने के लिए अभी तक हमने इतने डॉक्टर प्रोड्यूस ही नहीं किए। नहीं, डॉक्टर चाहे प्रोड्यूस कर ली हैं, आवाम आना भी नहीं चाहती डॉक्टर्स के पास जो रूरल एरियाज की है। आप हम बहुत से ऐसे पेशेंट्स और ऐसा को भी होता है कि डॉक्टर्स उन पेरीफ्रीज या रूरल एरिया में जाना भी पसंद नहीं करते। हाँ, बहुत सी जगहों पे टू सम एक्सटेंट ऐसे भी है, लेकिन अब तो खैर ऐसे नहीं, अब तो रिमोट एरियाज में भी, अब BHU RHCs में भी देखें तो ट्रेन डॉक्टर, LHVs, मिडवाइफ्स अवेलेबल है। लेकिन दाई का रोल हम फिर भी निगेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स होम डिलीवरीज को प्रीफर करते हैं अभी तक, जी जी बिल्कुल, इरा में भी। और होम डिलीवरीज जो है वो इवन आप फॉरेन कंट्रीज में भी चले जाएं तो वहाँ भी सिस्टम को प्रेफर किया जाता है, इफ दे आर सेफ, इफ द पेशेंट इज इन सेफ हैंड। क्योंकि वो आपके फिर जो दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे पास हर तरह का कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आ रहा है, तो अगर एक लो रिस्क पेशेंट घर में डिलीवर हो जाता है तो उससे आपके हेल्थ सेक्टर पे भी थोड़ा बर्डन कम हो जाता है। मैम एक दाइयाँ एक काम करती हैं, कहती हैं कि जी आपको ना डॉक्टर ने डरा दिया है ये C सेक्शन का, तो आपका ऑपरेशन कोई नहीं होना, मैं अभी आपकी कर देती हूँ मालिश और बच्चा कर देती हूँ सीधा, तो ये आपका जनाब हो जाएगी नॉर्मल डिलीवरी। हाँ, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं, वो बल्कि ही सेक्शन होता है क्योंकि वो अब्रप्शन कर देती है। इज इट सेफ और नॉट? नो, नॉट एट ऑल। और ये प्रोसीजर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? देखें, ये हमारी ट्रेडिशंस में, यस, हमारी ट्रेडिशंस में अगर आप देखें तो ये मसाज प्रेगनेंसी में और ये सारी चीज़ें अरसे से चले आ रही हैं, लेकिन अगर आप इन मेडिकल टर्म्स भी देखें तो देयर मस्ट बी अ ट्रेन्ड पर्सन दैट नो कि उसने किस टाइम पे किस जगह पे कैसे करना है, कम से कम एनाटॉमी पढ़ी हो। हाँ बिल्कुल, लाइक उसे पता हो कि मैंने फिटस को कुछ नहीं कहना, मैंने औरत के एब्डोमेन को नहीं छेड़ना। हाँ, उसे अगर टांगों में दर्द है, शोल्डर्स में पेन है, आप उसका मसाज करो, स्ट्रेस रिलीव होगी, नींद अच्छी आएगी। बट वो बेबी सीधा करने वाला क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो दे शुड नॉट डू दैट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे तो आप देखें प्लेसेंटा अपनी जगह से डिटैच हो जाता है और पेशेंट हमारे पास ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर जाते हैं। देखिए, बच्चे का उल्टा या सीधा होना अल्लाह की तरफ से है, इट्स टोटली नेचुरल, कोई रेमेडी कोई चीज
एक्सेप्ट फॉर कि पेशेंट एक्सरसाइज करे, मोबाइल रहे, कोई चीज़ इसे सही नहीं कर सकती। मैम एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डलेस ऑफ दवाइयाँ, अगर एक मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, बच्चों को फीड करवा रही हैं, अब मदर ने कोई चीज़ ऐसी खा ली जी, ऑरेंज खा लिया, किन्नों में सम्मी खा ली, उसकी वजह से बेबी को खांसी शुरू हो गई है, अच्छा, ये होता है? नहीं, ये बिल्कुल इस सुनने तरह में तो नहीं बड़ा आया है, और इस वजह से मैंने कई घरों में लड़ाइयाँ देखी हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ से लड़ता है कि तुमने आज ये खा लिया जिसकी वजह से बच्चा बीमार हो गया। देखिए, ऑरेंज तो न्यूट्रिशियस है अगर वो खा रही है, आई थिंक वो समझते हैं जी खट्टी चीज है, विटामिन सी जा रहा है, वो कह रहे जी खट्टी चीज है जिसकी वजह से वो बच्चे को जनाब वो ये अच्छा, इसमें भी देखें मिथ्स बहुत ज्यादा हैं। अदरवाइज माँ जो भी चीज खाती है अगर वो न्यूट्रिशियस है तो ऑब्वियसली आपके मिल्क में स्क्रीट होती हैं चीजें, लेकिन खाने पीने की चीजें बहुत इन वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट अमाउंट ना। मैम जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, कुछ ड्रग्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती हैं, वो हमें पता लगता है कि जी यही सिर्फ जा सकती हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स। उसी तरीके से कुछ एडिबल्स ऐसी चीज़ें हैं जो लैक्टेशंस में या मिल्क में जा सकती हैं, कि सर्टेन है कि सारी जाती हैं? नहीं, देखें माँ जो भी खाती है ऑब्वियसली उसका एक सर्टन पार्ट, सर्टन अमाउंट जाती तो है, इसीलिए तो कहते हैं हम माओ को कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आप अच्छा खाएं। लेकिन ये कहना कि जी अगर वो गरम खा लेगी तो गरम चला जाएगा, जी, exactly. या ठंडा खा लेगी तो ठंडा चला जाएगा, ये टोटली रॉन्ग है। ठंडे गरम की तो मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये है। अब हम माओ को मना करते हैं, लाइक इन फॉरेन कंट्रीज, हमारे घरों में तो चले इस तरह का सिस्टम नहीं है, जो अल्कोहल पे हैं, जो कोकेन लेती हैं, जो पीवन लेती हैं, कि जी ऐसी चीजें ना लें क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं। इस तरह सर्टन मेडिकेशंस हैं जिनसे हम मना करते हैं कि ये लीथल हैं, ये आप नहीं ले सकते ना ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अदरवाइज बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो पेशेंट ले, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रीट तो होंगी बट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, जो बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे एक मदर ने ना खा ली खजूर, और उसके हस्बैंड ने कहा कि बच्चे को बुखार हो गया, तुमने खजूर खा ली। खजूर तो मेरे ख्याल में बेतहाशा मिनरल्स और विटामिन्स और पोटेशियम का खजाना है, तो माँ ने खाई है तो उसका एटलीस्ट एनीमिया ही करेक्ट हो जाएगा बेचारी का ना। और एक क्वेश्चन रिलेटेड टू खजूर या गर्म चीजों से ये भी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ गर्म चीजें खाएंगी दैट विल लीड टू एक्सपेल कर देगा, या कोई ऐसी चीज ऐसा होता है? सही कह रहे हैं, पेशेंट हमारे पास आगे यही कहते हैं कि जी हमने गर्म चीज नहीं खानी, और हम जितना मर्जी समझा लें उन्हें, उनपे नहीं असर नहीं करता, का इम्पैक्ट ज्यादा होता है डॉक्टर की बजाय ना। अदरवाइज ये टोटली मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे इस्लाम में है हर चीज खाएं, इतदाल में खाएं ना। हाँ। लाइक ये भी नहीं कि आप फिश या नट्स खाने लगे हो तो आप सारा दिन वही खाई गए हो ना, तो आप जरूर खाओ हर चीज। आप अंडे नहीं खाते लोग जी एग्जैक्टली। हालांकि मैं कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा, मैं अपने पेशेंट्स को सबको कहती हूँ, जो भी पेशेंट आता है दूध पीना है, अंडा खाना है रोजाना सुबह बॉयल। वो कहती हैं जी नहीं नहीं हमारी तो सास ने कहा है कि नहीं खाना, गर्म है। जितनी न्यूट्रिशंस, जिंक, कॉपर, विटामिन डी, जितनी चीजें अंडे में है ना, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, बोन्स के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और चीज में हो। राइट, ओके मैम, अब अगला क्वेश्चन हमारा लेते हैं कि कपल है, दे आर ट्राइंग टू प्लान अ बेबी। अब उनको एक चीज़ जहन में आती है कि किसी ने उनको बताया है और वो खुद ही से सेल्फ मेडिकेशन, और वो फॉलिक एसिड किसी ने कहा जी खाना शुरू कर दो पहले ही तो क्या ये खुद ही से ही स्टार्ट करनी चाहिए फॉलिक एसिड, या ऐसी कोई भी प्रोडक्ट विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर? थैंक्स गॉड कि किसी ने अच्छा मशवरा दे दिया, क्योंकि फॉलिक एसिड प्री कंसेप्शन पीरियड में स्टार्ट कर देनी चाहिए आइडियली। अच्छा। ठीक है, 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन, और फिर आगे आपके 3 मंथ्स प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चलेगी, क्योंकि फॉलिक एसिड जो है वो आपको बच्चे की न्यूरो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। Right. तो ये जितनी भी नॉर्मलीज हैं रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, फॉलिक एसिड इनका रिकरेंस, इनका रिस्क बहुत कम कर देती है। राइट, तो ये खा लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हम तो जितनी भी हमारे पास पेशेंट्स आती हैं, लाइक लड़कियां, इनकी शादी फिक्स हुई होती है तो उन्हें मैं ज़रूर स्टार्ट कराती हूँ कि आप 3 मंथ्स बिफोर फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दो ना। ओके मैम, एक और चीज़ है हमारे यहाँ पे चलती है, कमर का टीका। कमर में कभी टीका ना लगवाना तो आपको सारी उम्र जो कमर का दर्द जाएगा, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है?
जी बिल्कुल, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक टोटली मिथ है। और जो हमारा एनेस्थेटिस्ट है उसे तो मुझे सिंबॉलिकली पेश करना पड़ता है कि आपकी कंसल्टेंट ने खुद कमर में टीके लगवाए हुए हैं। ओके ओके ओके। और फिर मेरे पेशेंट कन्विंस हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें अंडरलाइंग मैकेनिज्म देखें तो लॉन्ग टर्म बैक एक इससे कुछ भी नहीं है ना, लाइक इट्स टोटली सेफ प्रोसीजर। और आप फॉरेन कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे तो जीए दिया ही नहीं जाता इस तरह के सी सेक्शन, और क्योंकि इट्स हार्मफुल फॉर द बेबी एज वेल, गैसेस जा रही हैं उसे। अब इससे टेम्परेरी तो बैक एक हो सकती है, लाइक आपने जब इंजेक्शन लगाया उस जगह पे आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, कोई नर्व इंजरी हो गई है, कोई आपका मसल स्पैज्म हो गया है, तो टेम्परेरी तो हो सकती है। या फिर आपकी देखिए प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजिकल चेंजेस चल रही होती हैं, बेबी को आपने डिलीवर किया, आपकी पोस्चर रिलेटेड चेंजेस होती हैं, आप इतने दिन बेड रिडन रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बैकएक हो सकती है। एज फैक्टर भी हो सकता है, एज फैक्टर भी हो सकता है, और प्री एग्जिस्टिंग बैकएक भी हो सकती है, जिसे लोग टोटली भूल जाते हैं कि जो पहले से चल रही थी। वो सारा मुद्दा इसी पे आ जाता है, इसी पे आ जाता है। जी कमर में टीका लगाया था डॉक्टर ने तो उसकी वजह से सारी उम्र अब मैंने ऐसे करके कमर में टीके से टू सम एक्सटेंट अगर हो सकती है कि अगर किसी की रिपीटेड एपिसोड्स हुई हैं और फेल होता रहा है, लाइक स्पाइनल लगाया फेल हो गया, फिर लगा फेल हो गया, तो आपका स्पाइनल फ्लूइड अगर ज्यादा लीक हो जाए तो ओनली इन दैट केस हम कह सकते हैं, अदरवाइज। बट वो तो मेरे ख्याल से डॉक्टर्स खुद ही उसको रिफ्यूज कर देंगे ना कि अब 2 हो गए, ट्राइयां हो गई, आप जी की तरफ जाएंगे, की तरफ चले जाते हैं। राइट, टोटली अमित, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम जेंडर चेंज के लिए ना लोग आजकल हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जी अल्लाह ने औलाद नरीना से नहीं नवाजा या अल्लाह ने रहमत नहीं दी, तो ये वाली गोली अब से खाना शुरू कर दो, मेल को या फीमेल को, तुम्हारे घर बेटा होगा या बेटी होगी, वो मेडिसिन से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को कहते हैं जी जेंडर चेंज हो जाएगा। कोई ऐसी मेडिसिन आज तक इजाद हुई है? मुझे तो ऐसी किसी मेडिसिन का अभी तक नहीं पता चला, ना ही लिटरेचर में ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे कि जेंडर चेंज हो सके। आपको खुद भी नॉलेज होगा इस चीज का। इट्स आल्सो अ टोटली मिथ ना, ठीक है। पेशेंट्स ने, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की बहुत सी चीजें हैं कि जी आप फलाने हकीम के पास चले जाएं, या आप रिचुअल्स हैं काफी कि आप ये वाला वजीफा करें, वो गोलियां देंगे, आपने कुछ दिन खानी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अदरवाइज में देखें, जब आपका एम्ब्रियो बनता है मेल की तरफ से एक्स वाई में से एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, फीमेल का एक्स एक्स ही है, फीमेल से तो आना ही है, तो वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ही आपकी चीजें डिफाइन हो जाती हैं, वेदर इट्स मेल और फीमेल। तो फिर ये बात का मिथ कुछ ऐसा रह नहीं जाता। हाँ, अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जैसे कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी चले विश है कि बेटा हो, पहले 4-5 बेटियां हैं, तो उनके लिए अब एक होप है पीजीडी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। लेकिन वो ऐसे नहीं हो सकता, वो होता है आईवीएफ या इक्सी के साथ। ओके, ठीक है, लाइक पेशेंट नेचुरली नहीं हो सकता। नो, नॉट नेचुरली, कि आप आईवीएफ इक्सी करा रहे हो तो उसके साथ जबकि एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है औरत में, तो आप उससे पहले ही जेनेटिकली देख लो कि आपने एक्स वाई वाला एम्ब्रियो इम्प्लांट करना है। राइट। और फिर 99% इफेक्टिव है ये ना, और लोग इससे बहुत ज्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं। मैम, हम शुरू में बात कर रहे थे हार्मोन्स के बारे में, फीमेल की बॉडी, यस यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि फीमेल की जो बॉडी है वो सारी हार्मोन्स पे ही चल रही होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस जो फीमेल समटाइम लेती हैं, दैट विल आल्सो लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। ओरल, यस एग्जैक्टली। देखें, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो या आप दे रहे हो उसे इंट्रामस्कुलर कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई भी वो ले रहा है पेशेंट, तो उनका मैकेनिज्म ही यही है ना कि दे आर, आप बाहर से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दे रहे हो, तो उन्होंने अपना मैकेनिज्म करना ही ऐसे है। डोंट यू थिंक इट्स अनसेफ? नो, इट्स नॉट, इट्स टोटली सेफ। हाँ, उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स पेशेंट को आते हैं क्योंकि आप एक्सोजनस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऐड कर रहे हो, वो अंदर जाके आपका मैकेनिज्म ऐसे ही करेगा ना कि ओवुलेशन प्रेस करेगा, सर्वाइकल म्यूकस थिक करेगा, फिर ही वो कॉन्ट्रासेप्शन करेगा। तो कुछ पेशेंट को उससे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती हैं, कुछ को हेडेक स्टार्ट हो जाता है, वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, तो ये इनके माइनर नोजिया, वॉमिटिंग, माइनर साइड इफेक्ट, और जैसे ही आप इन्हें खत्म करोगे तो ये रिवर्सेबल है, फौरन ही रिवर्स हो जाते हैं। ओके। दूसरा आगे मुझे बताइएगा, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाने से फीटस में कोई म्यूटेशन वगैरह हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी एक मिथ है जो कि हम बार बार से मतलब है कि सेफ क्या है?
देखिए अल्ट्रासाउंड में बेसिकली साउंड वेव्स यूज होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। तो अल्ट्रासाउंड इज टोटली सेफ प्रोसीजर, Okay. ठीक है। तो हाँ, जो एक्सरेज हैं उनमें रेडिएशंस हैं, तो Right. एक्सरे इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, बट अल्ट्रासाउंड इज टोटली सेफ। हाँ, उसमें भी आपकी एक लिमिट है, ये नहीं कि आप हर रोज जाके स्कैन कराओ। फीटल म्यूटेशंस तो फिर भी नहीं होंगी, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड और बीइंग एक आप अगर सेंसिबल गायनोकोलॉजिस्ट हो तो 3 to 4 स्कैन इनफ है पूरी प्रेगनेंसी में। आप एक डेटिंग स्कैन करा रहे हो 8 to 10 वीक्स पे, नॉर्मली स्कैन मस्ट है कि आपने मैंडेटरी है 18 to 20 वीक पे जरूर कराना है, फीटल एनोमलीज रूल आउट करने के लिए कि बच्चे में कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है। और उसके बाद जो है आप लास्ट ट्राइमेस्टर में जाके जैसे कि 28 से 36 वीक के दरमियान में एक अल्ट्रासाउंड करा लो। लो रिस्क प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड इनफ है, ठीक अच्छा। है। बच्चे का पानी देख लिया, लोग तो बच्चे हर की मंथ growth करवा रहे देख होते हैं या मंथ में 2 दफा नहीं, करवा रहे होते बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसमें हमें जरूरत पड़ती है कि पानी कम है या ग्रोथ कम है, तो हमें जरा ज्यादा स्कैन्स की तरफ राइट। जाना पड़ता है। मैम अब हम आखिरी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, तो एक क्वेश्चन बताइएगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आपने जो है ना वो बच्चों में वक्फा रखें। अब हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं कुछ, प्लस हमारे रिलीजियस हैं लोग, वो हमें कहते हैं कि जी कुदरत के कामों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो अगर वक्फा देना है तो कितना देना चाहिए, कितना सेफ है, या देना भी चाहिए या ठीक है कोई बात नहीं? नहीं, देखिए औरत भी इंसान है, वो कोई मशीन तो नहीं है ना कि वो बस रिप्रोड्यूस की जाएगी। अब अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये तो इस्लाम में भी हुक्म है कि औरत अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए ना, बिल्कुल ठीक है। वो हुक्म इसीलिए है कि 2 साल का वक्फा करे, अगर हम उसे ट्रू सेंस में देखें तो। और यही हमारी साइंस भी कहती है। अब WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि एक से दूसरे बच्चे के दरमियान 33 मंथ्स का वक्फा होना चाहिए, ऑलमोस्ट 3 years, ठीक है। तो वो ये है कि आपका बर्थ टू बर्थ 33 मंथ्स, और अगर आप ये देखें कि एक बच्चे के बाद आप दोबारा कंसीव कर रहे हो तो 24 मंथ्स, ठीक है। तो ये इसमें देखें फायदा बच्चे का भी है, माँ का भी है, ओवरऑल सोसाइटी का भी है और उस फैमिली का भी है कि माँ के लिए माँ की मैटरनल मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी किस हद तक, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कम होंगी, वो एक नीमिया के बाद वो दूसरे नीमिया में फॉल कर जाती है, वो सारी चीज़ें उसकी रिकवर होंगी। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एंजाइटी चीज़ें, अगर आप बच्चे को देखें तो बच्चे की भी ग्रोथ बेहतर होगी, ठीक है। जो 2 साल तक माँ का दूध पी रहा है, माँ की फुल अटेंशन ले रहा है। यहाँ क्या होता है कि एक बच्चा बेचारा 6 माह का है और वो दोबारा से प्रेग्नेंट होके बच्चा इधर उठाया होता है, वो बच्चा रो रहा है, उसका नोज निकल रहा है, फ्लू हुआ पड़ा है, तो माँ बेचारी उस बच्चे को देखे कि जो पेट में है उससे देखे, लीड्स ये मिजरेबल होता जाएगा। बिल्कुल। अगर आप हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर मेल इस बात को समझें तो वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकते हैं। देखिए ना, एक प्रेगनेंसी को लेके चलना, माँ को सही खिलाना पिलाना, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑब्वियसली यूज हो रहे हैं। और ओवरऑल सोसाइटी के लिए इसका फायदा देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ ही कम हो जाएगी, कम से कम 3 साल का वक्फा करेंगी तो 10-10 बच्चे तो नहीं ना पैदा करेंगे। एग्जैक्टली। मैम हमारा आखिरी क्वेश्चन अगर ये बनता है वो ये है कि एक हमारे यहाँ पे एक चिल्ला वर्ड यूज किया जाता है। अब ये चिल्ला है या चिल्ला है 40 days आफ्टर द टर्म। अब डिलीवरी के बाद 40 दिन जो खातून को आइसोलेट किया जाता है, ये ठीक है या इसकी क्या वजूहात है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल आइसोलेट ही करते ना, घर में बैठ जो, बाहर नहीं निकलना। तो व्हाट इज इट, ये है क्या और ये कैसे चलता है ये? अच्छा, जो चिल्ला बेसिकली कहा जाता है परपीरियम को कहते हैं, लाइक 40 days आपके जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ है ना, तो ये एक बहुत ही मेडिकली देखें तो वेरी सिग्निफिकेंट पीरियड ना, वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ए वुमेन। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लाइक इसमें आपकी सारी औरत की जितनी हार्मोनल चेंजेस हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, रिवर्स बैक हो रही होती हैं, ठीक है। आपके हार्मोन्स अपने लेवल वापस जा रहे हैं, औरत की साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ अपनी जगह पे वापस जाएगी, और ये बड़ा सेंसिटिव पीरियड है औरत के लिए ना। उसकी यूट्रस इन्वुलेट करती है, वापस अपनी जगह पे जाती है, हार्मोन इंड्यूस्ड, वो लैक्टेशनल उसने करानी है, उसके न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर के आती है, तो उसे रेस्ट भी चाहिए और औरत को अच्छी ग़िज़ा भी चाहिए। फिर बहुत सी औरतें पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं, ठीक है, वो भी हार्मोन इंड्यूस्ड चीजें होती हैं, लाइक आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, रिवर्स। इसी में एक इन डिस्टर्बेंस की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी
ये भी एक नॉर्मल बहुत ज्यादा हमारे माशरे में देखा जाता है। हाँ। ये भी इसी से जो है वो relate करता है। ऑब्वियसली आपके देखें हार्मोन्स अपनी जो यहाँ पर थे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं, तो इन औरतों को एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल इश्यूज, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, यूट्रस अपनी जगह पे वापस जा रही है, आपकी ये सारे नॉर्मल है, डेफिशिएंसीज ये सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, लेकिन इस पीरियड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लाइक डॉक्टर के अगर साथ जाना चाहिए, पास जाना चाहिए अगर कोई ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात इस पीरियड्स में कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत ज्यादा है। एक देखें आपने प्रीक्लैम्शिया की बात की थी, जी। एक हाइपरटेंसिव औरत है, उसका ये नहीं है कि प्रीक्लैम्शिया उसकी डिलीवरी हो गई रिकवर हो गया, नहीं। डायबिटीज है रिकवर होगी, बिल्कुल नहीं। वो सारी चीजें उसके परपीरियम में चलेंगी, ठीक है। अब डायबिटिक पेशेंट है तो 12 वीक्स तक हमने उसे फॉलो करना है कि उसकी डायबिटीज टाइप 2 में कन्वर्ट होती है या खत्म हो जाती है। नॉर्मली तो मेरे ख्याल से चलती है सारी उम्र, नहीं, नॉट इन एवरी पेशेंट, नॉट इन एवरी पेशेंट। इसी तरह आप देखें प्रीक्लैम्शिया का पेशेंट जो है मोस्टली 3rd 4th डे आफ्टर डिलीवरी हमारे पास फिट्स के साथ आ जाता है। फिट्स क्योंकि बीपी फौरन तो अपनी पोजीशन पे नहीं जाता, ठीक है। बीपी को रिकवर होने में 40 डेज लगते हैं, तो इसलिए जो 1 वीक 10 डेज आफ्टर डिलीवरी है ना, अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह पेशेंट के वुंड इन्फेक्शन, सिजेरियन हुआ हुआ है, वुंड इन्फेक्शन, अगर नॉर्मल डिलीवरी है, एपिजियोटमी का इन्फेक्शन, जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन, परप्यूरल सेप्सिस, कन्वर्जन्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, है ना। एक क्वेश्चन है जी, घुट्टी, आप इसके बारे में ना काफ़ी सारे मिथ्स हैं, मैं सिर्फ इसका जो लोगों पे बीतती है ना, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। जब बच्चा डिलीवर हो गया, अब उसी टाइम मदर लैक्टेशन में तो नहीं आएगी, पहली बात। अब उसमें हम फॉर्मूला मिल्क पे बेबी को फ़ौरन या तो डालते हैं, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं जी कि कोई शहद शूद खिला दे। पहले मुझे बताएं कि शहद खिलाने से कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसे हैजर्डियस या कोई किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं हो सकता मेडिकली? एंड सेकेंडली, व्हाट वुड बी द बेस्ट प्रैक्टिसेस? हमें कोई फार्मूला मिल्क पे बच्चे को देना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए कि मदर की लैक्टेशन का? अच्छा देखें, हर माँ इससे गुजरती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और फार्मूला मिल्क तो पहले ही तैयार हो जाता है, और शहद भी आई थिंक पहले ही पड़ा होता है। जी बिल्कुल, ये एक कमरे में पड़ा होता है। अच्छा, अगर हम घुट्टी के लिए देखें, सबसे पहले शहद की बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज़, आप एक न्यू बॉर्न इन्फेंट है जिसने अभी कोई दुनिया में नया नया आया, उसे कुछ नहीं पता, उसका ऑटोम्यून सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम भी कितना डेवलप ही नहीं हुआ, इतना लो सिस्टम है उसकी हर चीज़। आप उसे कोई भी फॉरेन बॉडी पकड़ के दे दें तो आप खुद सोचें इन्फेक्शन जाएगा या नहीं जाएगा। अब जो शहद है ना, इसके अंदर होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ना, लाइक ये बैक्टीरिया है एक ना, जो कि जाके आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, गट को और इम्यूनिटी को। तो ये शहद तो बहुत ही खतरनाक इस सेंस में है कि ये बच्चे फौरन ही वो इन्फेक्शन कैचअप कर लेते। अब गुट्टी के लिए और भी फर्दर चीजें यूज की जाती हैं, लेकिन सब इन्फेक्शियस हैं। जब देखें अल्लाह की तरफ से नेचर ने हमें गुट्टी दे दी तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं। क्लोस्ट्रम जो माँ का है ना, वो मेरे ख्याल में अगर आप किसी ने अगर देनी ही है गुट्टी तो वही स्पून में लेके वही बच्चे को दे दिया जाए तो वो सबसे बेस्ट गुट्टी है ना। और फार्मूला मिल्क मैं तो खैर किसी भी हद तक उसे फेवर नहीं करती। हम तो पेशेंट्स को यही कहते हैं जी ब्रेस्ट फीड कराएं। और स्पेशली जो बहुत से पेशेंट में ये अवेयरनेस ही नहीं है, ना उनके पेशेंट में ना उनके रिलेटिव्स में, कि जो पहले 3 से 4 दिन में औरत का गाढ़ा सा दूध आता है जिसे क्लोस्ट्रम कहते हैं, वो आपको पता है कि उसे सोने की बूंद कहा जाता है, कि उसका इतना फायदा है। एक कतरा सोने की बूंद, अगर आप उसके अंदर देखें ना कि अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें भेजी हुई हैं, उसके अंदर आपके पास एंटीबॉडीज़ हैं, उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन का खजाना है वो ना, लैक्टोफेरिन है, उसके अंदर फैट और शुगर बहुत कम रखी जाती है क्योंकि बच्चा भी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, बच्चे की गट और चीज़ें तो अभी डेवलप ही नहीं है। तो क्लोस्ट्रम जो माएँ बच्चों को पिलाती हैं पहले 3 से 4 दिन, उसके बाद तो ब्रेस्ट मिल्क स्टार्ट हो जाता है, उन बच्चों में फर्दर आगे इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन,
गट से रिलेटेड कॉलिक पेन, एब्डोमिनल पेन, इन और फीडर तो आपको पता ही है अपने साथ और कितने इन्फेक्शन जी लेके आता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे। ना प्रॉपरली उसे वॉश किया जाता है, ना पानी की स्टेरिलाइजेशन। तो जब आपको नेचर की तरफ से एक बनी बनाई चीजें मिल रही हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बिल्कुल ऐसे। टेम्परेचर भी मेंटेन्ड है, आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल तो ऐसे। फिर आप एक बाहर की चीज क्यों उठाओ ना। और ब्रेस्ट मिल्क में से कोलोस्ट्रम तो मैं कहूंगी सोने की बूंद के, वो खजाना है आपके पास जिसे आप छोड़ के दूसरी चीजों की तरफ जा रहे हो। मैम बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा मैसेज आप हमारी पब्लिक को अगर देना चाहें, ऐसी खातून, ऐसी माएँ, ऐसी मेरी बहनें जो ये सारे टर्म्स और इन मसले मसाइल से गुजर रही होती हैं, प्लीज़ पब्लिक के लिए कोई मैसेज हो तो प्लीज़ एड्रेस कीजिएगा। मेरा ख्याल है हमने काफ़ी चीज़ें तो पब्लिक को पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मेरा यही मैसेज है कि काइंडली इन मिथ से निकलें, ठीक है, और अपनी एक प्रॉपर ट्रेंड गायनाकोलॉजिस्ट को चेकअप कराएं बजाय इधर उधर जाने के, और अपनी सेहत का प्रॉपर ध्यान रखें प्रेगनेंसी में, आउट ऑफ प्रेगनेंसीज, और खुदारा इन मिथ से निकल जाए ना, ठीक है। आप मिथ से निकलेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, आपके डॉक्टर की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, और हमारी सोसाइटी भी फले फूलेगी। जज़ाकल्लाह मैम, थैंक यू सो मच। मैं आखिर में एक छोटी सी बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये माशरा है, हमारा खूबसूरत माशरा इन ख़वातीन के ज़रिए बनता है। ये ख़वातीन है हमारे घर की, हमारी माएँ बहनें जो ये माशरा बनाती हैं। अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे ना तो ये माशरा भी नहीं बनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो मुलाकात होती है।